What's up everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we are doing determination of income and employment, जिसे हम theory of income and employment भी बोलते हैं. देखो, now we have reached to the last part of the chapter. What is the last part? Methods of correction. अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में देखा है, we have seen a lot of concepts, बहुत सारी चीज़ें थी, नए टॉपिक्स थे. उन टॉपिक्स में हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी समझी जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है ना. व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट इक्विलिब्रियम. हमने इक्विलिब्रियम को समझा एंड इक्विलिब्रियम के साथ साथ हमने कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम भी समझे जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है. सो लास्ट पार्ट उसी से डिराइव हुआ है कि जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, वी नीड टू करेक्ट देम, है ना. मेथड्स ऑफ करेक्शन या मेजर्स ऑफ करेक्शन. अब आप करेक्ट करोगे किसको? देखो, हमने बात करी थी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, और एक हमने बात करी थी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ओवर एंड अंडर, इन दोनों को हमने समझा था. और हम क्या चाह रहे थे कि ये जो ओवर की कंडीशन है या जो ये अंडर की कंडीशन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी इट वॉन्ट्स टू रीच एट दिस लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय अस ओनली. हम जितने लोग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट में ना आके कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है दैट वी लैंड अप समवेयर जो हमें ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट दे देता है या फिर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट दे देता है. नाउ वी नीड टू केटर दीज टू, वी नीड टू करेक्ट दीज टू इन ऑर्डर टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. करेक्ट. देखो, अब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आ रहा था? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा है. दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर एक्सेस डिमांड, राइट. कि हम लोगों को जितनी डिमांड करनी चाहिए, विच इज द रिक्वायर्ड डिमांड, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड जितनी होनी चाहिए टू बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वी आर डिमांडिंग मोर. हम क्या कर रहे थे? एक्सेस कर रहे थे. अब देखो, उससे हो क्या रहा था? We are demanding more. Why we are demanding more? Because we have money more. हमारे पास मनी ज़्यादा है. जब हमारे पास मनी ज़्यादा है, हम एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे. हम एक्सपेंडिचर करना चाहेंगे, दैट मीन्स हम डिमांड ज़्यादा करना चाहेंगे. सो मेन प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगा किसकी वजह से? इस मनी की वजह से. सो वी नीड टू कंट्रोल द सप्लाई और फ्लो ऑफ मनी. ठीक है, इतना बड़ा ना लिख के लेट्स क्लब इट एंड राइट इट. हमें क्या कंट्रोल करना है? वी नीड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मनी, है ना. जो भी इकोनॉमी में हमारा फ्लो हो रहा है या मनी सप्लाई हो रहा है, वी नीड टू कंट्रोल दैट, है ना. अगर हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर देंगे, सर्कुलेशन या जितनी भी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ विच लोगों के पास मनी ज़्यादा पहुंच रहा है, जिसकी वजह से वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और हम पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है. सो अगर हमें इसको केटर करना है, देन वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट और वी नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी. सर्कुलेशन ही कम कर दो, है ना. एक चीज़ ये हो गई. अब इसी का रिवर्स होगा डेफिशिएंट. डेफिशिएंट डिमांड में हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास डिमांड हो रही है कम. वाई वी आर डिमांडिंग कम? बिकॉज कहीं देखो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं. कांट से कि मैम डिमांड कम हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ मनी. देयर मेनी फैक्टर्स जो हमने अपने बहुत सारे माइक्रो के कंसेप्ट में भी समझा है, बट अभी सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवर नॉलेज. ठीक है, डिमांड कम हो रही है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे पास मनी की रिस्ट्रिक्शन है या मनी कहीं ना कहीं हमारे पास कम है. सो अब ये करेक्ट कैसे होगा? दैट मीन्स वी नीड टू करेक्ट द मनी. दैट मीन्स वी नीड टू करेक्ट द फ्लो ऑफ मनी. यहाँ तो हमें कंट्रोल करना था, यहाँ हमें करेक्ट करना है, यहाँ हमें मनी को इन्फ्यूज़ करना है ताकि लोगों पे मनी अच्छे से आ जाए, सप्लाई हो जाए और वो डिमांड को एटलीस्ट इतना तो बढ़ा दे कि वो डेफिशिएंट ना हो, वो अंडर ना हो, वो कहाँ पे रीच आउट हो जाए? फुल एम्प्लॉयमेंट में. समझ आया? सो हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ करेक्शन इज व्हाट? मेथड्स ऑफ करेक्शन इज ऑफ एक्सेस डिमांड एंड ऑफ योर डेफिशिएंट डिमांड. अब देखो, मेथड्स तो हमने समझ लिए, सारी चीज़ें समझ ली. अब इन्हें करेक्ट करेगा कौन?
क्या इन्हें करेक्ट करेंगे? हम तो कहीं ना कहीं एक एंड प्रोडक्ट है जो इसको कहीं ना कहीं करेक्ट करेंगे, बट एंटर या इंटरफेयर किसको करना पड़ेगा? हमारी वजह से तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है. सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस वी हैव पहले देखो 2 पॉलिसीज हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं. देखो आप जर्नली समझो, एक तो है गवर्नमेंट, राइट, और एक होगी आपके पास सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो ये दोनों ऐसे लोग हैं या ये दोनों ऐसे लोग पॉलिसीज बनाएंगे जो हमारी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस हो रही है उसे कहीं ना कहीं करेक्ट करे. देखो गवर्नमेंट किस तरीके से इकोनॉमी में एंटर करेगा कि वो एक्सेस और डेफिशिएंट को करे, वो हम समझेंगे अंडर फिस्कल पॉलिसी, राइट. एंड सेंट्रल बैंक कैसे इन चीजों को कैटर करेगा वो हम पढ़ेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, राइट. देखो अब फिस्कल पॉलिसी की अच्छा एक चीज और समझो, whatever I am teaching you here, you only have to take it as a reference. आपको सिर्फ उसको एज अ रेफरेंस देखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ इतना इतना लिख के आ रहे हो. इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू रेफर योर बुक. वाई? बिकॉज आप पेपर दोगे एंड दे विल नीड प्रॉपर डेफिनेशन, दे नीड क्वालिटी. सो आपको क्वालिटी देने के लिए, प्रॉपर डेफिनेशन को लिखने के लिए यू नीड टू रेफर योर बुक्स ऑल्सो. एंड इनफैक्ट आपको और चीज़ें तो एड ऑन करनी ही पड़ेंगी ना. हियर वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, सो दिस इज फॉर्मिंग योर बेस टू रीड योर बुक्स. ठीक है, सो बुक को रेफर करना बहुत जरूरी है. देखो फिस्कल पॉलिसी क्या बोलता है? बाय द डेफिनेशन अगर हम जाएं, फिस्कल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट. फिस्कल पॉलिसी में कौन इन्वॉल्व हो गया? गवर्नमेंट. नो रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ओनली ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट एडजस्ट इज स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स. दैट मीन्स गवर्नमेंट अभी इन्वॉल्वमेंट तो कर रही है, बट उसके पास वेपन्स क्या है? एक तो है स्पेंडिंग्स एंड एक है टैक्स रेट्स. दैट मीन्स इन दोनों में स्पेंडिंग्स और टैक्स रेट्स को एडजस्ट करते हुए या खेलते हुए दे विल इन्फ्लुएंस व्हाट? दे विल इन्फ्लुएंस योर नेशंस इकोनॉमी और योर नेशंस कंडीशन. जो भी हमारी इकोनॉमी में कंडीशन चल रही है, गवर्नमेंट इन दोनों की हेल्प से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी. व्हाट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी laid down by the central bank. देखो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन इन्वॉल्व हो गया? सेंट्रल बैंक. इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट. अब इनके वेपन्स क्या होंगे? इनके वेपन्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर गवर्नमेंट. इनके अपने वेपन्स होंगे, इनके अपने टूल्स होंगे, और ये सारे के सारे क्या कैटर करेंगे? अगर आपकी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाए या कंजम्पशन में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, ग्रोथ में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, लिक्विडिटी में कोई डिफरेंस हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, इन सबको दे नीड टू करेक्ट. सो इसके अपने मेथड्स होंगे, इसके अपने मेथड्स होंगे ना. फिस्कल पॉलिसी में आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट के पास 2 ही वेपन्स है. एक तो है गवर्नमेंट्स रेवेन्यू and next you have government's expenditure, right. अब देखो गवर्नमेंट्स रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे क्रिएट होती है? बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, लेकिन हियर विल ओनली टॉक अबाउट टैक्सेस. कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक तरीके से बन रही है, हमारे टैक्सेस से बन रही है. दैट मीन्स दोनों चीज़ों को, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को अगर करेक्ट करना है, दैट मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू के थ्रू गवर्नमेंट विल मेक सम काइंड ऑफ चेंजेस इन टैक्सेस. कुछ ना कुछ वो टैक्सेस में चेंज लाएगी, जिसकी वजह से हमारे दोनों जो डिस्टर्बेंस है वो एक तरीके से क्लियर या सॉर्ट हो जाएगी. व्हाट अबाउट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर? दैट मीन्स चेंज इन गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग, है ना, कि कुछ ना कुछ वो चेंज अपने स्पेंडिंग में लाएगी ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए. अब देखो इसे ध्यान से समझो. इन केस ऑफ योर एक्सेस डिमांड, इन केस ऑफ योर एक्सेस डिमांड, सबसे पहले फिस्कल को ही समझ लेते हैं, मॉनेटरी में बाद में जाएंगे. देखो एक्सेस डिमांड के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, क्या हो रहा है? आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो. वाई यू आर डिमांडिंग मोर? क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं मनी ज़्यादा है. तो जब इकोनॉमी में ऑलरेडी ही मनी इतना ज़्यादा है, सो अब गवर्नमेंट को अगर इसके थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या करेगी? इस केस में गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी. दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी जो ये रेवेन्यू जनरेट करती है उसको इंक्रीज कर देगी. अगर टैक्सेस इंक्रीज कर देगी, दैट मीन्स लोगों को अब ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. दैट मीन्स उनके पास जो अपनी इनकम बच गई थी टू एक्सपेंड
यहाँ वहाँ खर्चा करने के लिए, वो अब कम हो गई, लिमिट हो गई। जब वो मनी लिमिट हो गया तो कहीं ना कहीं वो डिमांड थोड़ा रिस्ट्रिक्ट तो करेंगे ना, थोड़ा तो करेक्शन आएगा। अब इसका रिवर्स हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड में। डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या हो रहा है कि यू आर डिमांडिंग लेस। वाई यू आर डिमांडिंग लेस? क्योंकि मनी का कहीं ना कहीं कम है। सो मनी कहीं ना कहीं कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी। अब आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपके पास अब और मनी आ गया है एक्सपेंड करने के लिए। So when your taxes has been reduced, now you have money to do consumption expenditure, जिसकी वजह से जो आपका deficient demand हो रहा था वो थोड़ा सा increase कर जाएगा, right? So अब देखो changes in taxes की वजह से, changes की वजह से आपका excess और deficient demand करेक्ट हो रहा है एंड दे आर रीचिंग टू योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के केस में, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी में, ठीक है। इन केस ऑफ योर एक्सेस डिमांड, लोग तो ऑलरेडी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना इकोनॉमी में, वही तो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट भी और एक्सपेंडिचर कर देगी सो वो और वर्स नहीं हो जाएगा। सो एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर विल फॉल, या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी। इन केस ऑफ योर डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक चीज समझ आ गई, नाउ यू कैन लिंक थिंग्स वेरी इजीली, राइट। अब ये दोनों मेथड्स हमने समझ लिए, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड हमने समझ लिया, इन दोनों के हेल्प से ये चीजें करेक्ट होती है। नाउ व्हाट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है? देखो मॉनेटरी, इसके नाम से ही पता लग रहा है समथिंग रिलेटेड टू मनी। सेंट्रल बैंक है, सो मनी से तो रिलेटेड हो गई। इनके अंडर दो चीजें आती है, एक तो आता है योर क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड सेकंड इज योर क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव मीन्स वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो सेंट्रल बैंक को एक तरीके से हेल्प करते हैं कि इकोनॉमी को करेक्ट करे। देखो सबसे पहला होता है योर बैंक रेट, राइट। Second is your repo rate. Third is your open market operations. And fourth पे you have LRR. Now what is this LRR? Legal Reserve Requirements. और LRR के अंडर ही आपका क्या आता है? You have CRR and you have SLR. CRR मतलब होता है Cash Reserve Ratio. SLR is Statutory Liquidity Ratio और Requirements. ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंडर आती है। अब इन सब से हम क्या समझे? देखो बैंक रेट मींस यहां पे तीन चीजें समझो। यहां है आपका सेंट्रल बैंक, हियर यू हैव योर कमर्शियल बैंक, एंड हियर यू हैव योर पब्लिक, राइट। अब देखो पब्लिक को भी चाहिए लोन, कमर्शियल बैंक को। अगर पब्लिक को चाहिए लोन, हम जाते हैं बैंक्स में, राइट। कमर्शियल बैंक को चाहिए लोन, ये जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई इनको लोन चाहिए, आरबीआई इनको लोन प्रोवाइड कर देता है। कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन चाहिए, कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर देता है। नाउ व्हाट इज योर बैंक रेट? बैंक रेट यही तो है, व्हेन योर कमर्शियल बैंक्स नीड मनी और दे नीड लोन, दे गो टू आरबीआई एंड आरबीआई दे प्रोवाइड देम लोन। अब लोन जब वो प्रोवाइड करेंगे तो कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम? बैंक रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी यही है, व्हेन योर कमर्शियल बैंक्स नीड मनी दे गो टू द आरबीआई, दे नीड लोन, आरबीआई प्रोवाइड्स देम लोन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अगर दोनों सेम है? सो एक ही चीज का डिफरेंस है कि बैंक रेट इज प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म लोन है, एंड रेपो रेट इज प्रोवाइडेड फॉर शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन? सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखो आप, ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स, अभी ये कमर्शियल बैंक को हटा दो, open market operation takes place between your RBI, that is your central bank, and your public. अब देखो, अब इस चीज को ऐसे समझो कि सपोज करो यहाँ पे, अभी आप सिर्फ इतना समझो, ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स योर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। जितनी भी सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स होते हैं, बिल्स होते हैं, हम खरीदते हैं, हम सेल करते हैं, हम अपने लिए ही तो खरीद रहे हैं, अगर खरीद भी रहे हैं तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। सो जो भी सेल एंड परचेज हो रही है,
between RBI and your public, that is known as your open market operations. ठीक है. What is LLR? Legal Reserve Requirements. LRR के अंदर आपका आता है CRR and SLR. अब देखो कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, टोटल डिपॉजिट्स, सो RBI से इसकी फ्यूचर का भी देखते हुए आप चलो सारे के सारे डिपॉजिट्स आप जो ले रहे हो, दे कैन एक्ट, यू कैन यूज देम टू प्रोवाइड लोन्स, आप दूसरे को लोन दे रहे हो, बट फ्यूचर को देखते हुए कुछ भी मिसहैप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है. सो यू नीड टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो या तो आप सेंट्रल बैंक के पास रखो या वो आप अपने पास रखो, और आपको दोनों ही मेंटेन करने होते हैं. सो वॉट एवर % ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स यू आर कीपिंग विद द RBI. टोटल डिपॉजिट्स वो किसका है? कमर्शियल बैंक का है. लेकिन उस कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स में से जो भी % आप RBI के पास रखते हो, दैट इज नोन एज योर कैश रिजर्व रेशियो. एंड SLR मीन्स जो भी सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स अपने पास ही रखती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अब इसको समझो कि हमारे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करेगा. लिसन वेरी केयरफुली. देखो बैंक रेट, अगर एक्सेस डिमांड है, फिर वही चीज़, दैट मीन्स डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं. डिमांड ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास मनी आराम से पहुंच रहा है. सो इस केस में क्या करता है बैंक, RBI बैंक रेट को कर देता है अप. वाई? क्योंकि देखो बैंक रेट क्या था कि कमर्शियल बैंक्स RBI से लोन ले रहे थे, तो लोन ले रहे थे तो उनको कुछ इंटरेस्ट पे पड़ रहा था. सो अगर बैंक रेट ही इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स अब कमर्शियल बैंक्स को महंगा पड़ेगा वो लोन लेना, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया है. अगर कमर्शियल बैंक को वो लोन लेना भारी पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, देन ऑब्वियसली पब्लिक तक भी वो कैसा इफेक्ट डालेगा. लोन्स अब पब्लिक को भी कैसे मिलेंगे? थोड़े महंगे मिलेंगे. तो अब पब्लिक क्या करेगी? लोन एक तरीके से कहीं ना कहीं कम कर देगी, या सोचेगी कि यार चलो फ्यूचर में देखते हैं, क्या पता लोन हमको अब सस्ता मिले, हम तब ले लेंगे. और हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि अगर लोगों को लोन मिलना स्टार्ट हो जाए तब तो उनको पैसा मिलेगा और वो और एक्सपेंडिचर करेंगे. हमें और एक्सपेंडिचर तो करवाना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस डिमांड हो रखा है. इसी वजह से बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स अब कमर्शियल बैंक्स को अगर थोड़ा हैवी पड़ेगा तो वो आगे पब्लिक को भी थोड़ा सा लोन क्या देगी? एक हैवी इंटरेस्ट में देगी, जिस वजह से पब्लिक सोचेगी कि यार अब हम अभी लोन नहीं लेते. ठीक है. सो इन केस ऑफ योर एक्सेस डिमांड, योर बैंक रेट विल इंक्रीज. रिवर्स हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड के केस में. डेफिशिएंट डिमांड के केस में योर डिमांड इज लेस, सो बैंक रेट को क्या कर देंगे? हम डिक्रीज कर देंगे. अगर बैंक रेट समझ आ गया तो रेपो रेट में भी यही केस होगा. रेपो रेट भी तो वही चीज़ थी, बस वो ड्यूरेशन ही तो चेंज हो रहा था उसमें, कि वो ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए. अब रेपो रेट में भी क्या हो जाएगा? इन केस योर एक्सेस डिमांड, रेपो रेट को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा इस एक्सेस डिमांड को सॉर्ट करने के लिए. अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स को महंगा पड़ेगा लोन. कमर्शियल बैंक्स को महंगा पड़ेगा तो पब्लिक को भी महंगा देगी. पब्लिक बोलेगी अभी नहीं चाहिए, बाद में ले लेंगे. या अगर कुछ लोग लेना भी चाहेंगे तो एटलीस्ट उतने लोग तो डिमांड नहीं करेंगे जितना पहले कर रहे थे. समझ आई चेन? What about your ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपको कमर्शियल बैंक को भी इन्वॉल्व नहीं करना है. यू ओनली नीड टू लुक RBI एंड योर पब्लिक. अब देखो इन केस ऑफ योर एक्सेस डिमांड में हम क्या चाह रहे हैं कि लोगों के पास जो इतना सारा पैसा है वो कहीं ना कहीं हम एब्जॉर्ब कर ले, हम कहीं ना कहीं सक कर ले. कैसे करेंगे? RBI इस केस में पब्लिक को सिक्योरिटीज सेल करेगी. अब जब इसको सिक्योरिटी सेल करी तो पब्लिक तो लेगी, क्योंकि पब्लिक को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह ले रही है, बट इसे खरीदने के लिए दे विल पे समथिंग, और वो पेमेंट किसको करेगी? RBI को, इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो कहीं ना कहीं जो उनके पास पैसा था वो अब RBI के पास चले गया. थोड़े टाइम के लिए वो मनी इकोनॉमी से थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया RBI के पास. सो वी कैन से कि एक्सेस डिमांड अब कंट्रोल हो सकता है. इन केस ऑफ योर डेफिशिएंट डिमांड मतलब पैसा लोगों पे कम है. सो RBI क्या चाह रहा है कि अब लोगों पे कैश पहुंचे. अब कैश कैसे पहुंचेगा? इस केस में RBI पब्लिक से सिक्योरिटीज परचेज करेगी. पब्लिक से सिक्योरिटीज दे विल परचेज. अब जब इससे परचेज कर ली, देन RBI हैज टू डू पेमेंट. RBI ने पेमेंट करी इन लोगों को इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो पब्लिक के पास कैश चला गया, मनी चला गया. नाउ दे हैव मनी टू एक्सपेंड, नाउ दे हैव मनी टू डिमांड. सो कहीं ना कहीं मेजर्स करेक्ट हुए. सो यही सारी चीजें आप एक रिलेट करोगे तो दूसरे को भी रिलेट कर पाओगे. व्हाट अबाउट योर LRR के केस में क्या हो जाएगा? देखो एक्सेस डिमांड के केस में वी नो कि लोगों के पास मनी ज़्यादा है ना. लोगों के पास मनी ज़्यादा है. दैट मीन्स अभी RBI बोल रहा है कमर्शियल बैंक्स को कि लोगों को लोन इतना मत दो, क्योंकि आप लोगों को लोन अगर ज़्यादा दे दोगे
तो क्या हो जाएगा, वो फिर से एक्सपेंडिचर करने लग जाएंगे। तो आरबीआई सेज कि पहले जो आपका टोटल डिपॉजिट्स होते थे, सपोज 100 आपके टोटल कमर्शियल बैंक्स पर डिपॉजिट्स हैं एंड अर्लियर यू वो ओनली कीपिंग द परसेंटेज ऑफ CRR 20%, दैट मीन्स CRR अगर 20% है, दैट मीन्स इज 20% ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स आपको रखना था आरबीआई के पास। 20% कितना हो गया, 80, दैट मीन्स अब 80 तो कमर्शियल बैंक्स के पास है, 20 कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। अब 80% में भी आरबीआई सेज कि आपको अपने पास भी कुछ रखना है। सपोज करो उनके पास वो अमाउंट थी 10%, तो 10% अगर इसका निकाल देंगे तो और रिमेनिंग अमाउंट कम हो जाएगी। अब इतने का ही वो लोन और प्रोवाइड कर सकते हैं ना। नाउ इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड कमर्शियल ये आरबीआई सेज कि CRR का रेट कर दो इंक्रीज। अगर हम CRR का रेट इंक्रीज कर देंगे दैट मीन्स अब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। SLR के रेट को भी कर दो इंक्रीज, अपने पास भी उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अब लोन वो कितने कम अमाउंट का आगे लोगों को दे पाएंगे ना। जब रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ लोग ही लोन ले पाएंगे दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिमांड हमारी कंट्रोल होगी। इन केस ऑफ योर डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको लोन देना है, उन्हें पैसा देना है, तो आप CRR के रेट को कर दो कम। दैट मीन्स अब आपको आरबीआई के पास कम परसेंटेज डिपॉजिट करना है। आप SLR के भी परसेंटेज को कर दो कम। अब बैंक्स को अपने आप भी मेंटेन करने के लिए कम चाहिए। ज़्यादा जो अब डिपॉजिट्स हैं, हमारा मेन फोकस है कि हम ज़्यादा जो ये डिपॉजिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाए एज इन अ फॉर्म ऑफ लोन, ताकि वो एक्सपेंडिचर कर पाएँ या इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी है एंड यू हैव टू रेफर योर बुक। उसके बाद कोई भी अगर डाउट आएगा यू आर फ्री टू आस्क। ओके, अब इस चैप्टर में चीज़ें, अच्छा ये हमारे थे क्वांटिटेटिव अप्रोचेस, ये सारे हमने क्वांटिटेटिव पढ़े। अब इसमें क्वालिटेटिव भी हैं। देखो क्वालिटेटिव क्या है, सबसे पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड है मॉरल सुएशन, SUASION, एंड लास्टली यू हैव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, सो यही 3 आपके क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। ओके, सो नाउ वी विल लुक ईच ऑफ देम। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट, नाम से समझा करो, मार्जिन, मार्जिन मीन्स कोई मार्जिन है, अब वो किस चीज़ को केटर करेगा। देखो जब कभी भी आप बैंक जाते हो लोन लेने के लिए, यू वांट सम काइंड ऑफ लोन, सो सबसे पहले बैंक आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करता है कि जितने का आप लोन मांग रहे हो क्या आप उसे रिपे भी कर पाओगे। एंड अगर आपने उसको रीपे कर दिया, सारी चीज़ें ठीक है। दूसरी चीज़, बैंक क्या बोलता है कि जो भी लोन आप मुझसे चाह रहे हो अगेंस्ट दैट दे वांट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर आप कभी लोन नहीं दे पाए, रिटर्न नहीं कर पाए, तो उनके पास सिक्योरिटीज़ तो होंगी। लेकिन व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस मार्जिन। देखो अगर आप सपोज 1 लाख का लोन लेने जा रहे हो या सपोज 2 लाख का लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, सो अगेंस्ट दिस लोन बैंक दे वांट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो ये तो आपको मिल रहा है लोन इतने का, लेकिन सिक्योरिटीज़ आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ 2 लाख की दोगे? नहीं, आप सिक्योरिटीज़ इससे ज़्यादा की देते हो। अगर 2 लाख है तो इट कैन बी 2,20,000 और इट कैन बी 2,30,000, 40,000, इट डिपेंड्स बैंक टू बैंक कि क्या मार्जिन सेट हुआ है। देखो अब हुआ क्या, लोन आपको चाहिए था 2 लाख का, आपने सिक्योरिटीज़ कितने की करी, 2,20,000। वाई? अब देखो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 20,000 का। अब आप बोलोगे आपने 20,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करे बैंक को? वाई? बिकॉज अगर आप कभी लोन पे ना कर पाओ तो जो भी आपने सिक्योरिटी एज अ डिपॉजिट रखी है उनके पास, क्या पता उनके प्राइस आगे पीछे हो जाए, उनके प्राइस चेंज हो जाए। सो ये मार्जिन उस चीज़ को केटर करता है या उस चीज़ को बैलेंस करता है कि इन फ्यूचर अगर उसके प्राइस जो आपने सिक्योरिटी रखी है, अपनी कार रखी है, अपनी बाइक रखी है या गोल्ड रखा है, जो भी चीज़ रखी है, अगर फ्यूचर में उसके प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं तो जो हमने मार्जिन सेट किया ये उसे बैलेंस आउट कर देगा। राइट? अब देखो दोनों में डिफरेंस आया 20,000 का, ये क्या है, मार्जिन। अब देखो ये तो आपने क्या करी, सिक्योरिटी। सो इसका इजीली डेफिनेशन क्या बन जाएगी मार्जिन रिक्वायरमेंट की, दैट द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन दैट द बैंक इज प्रोवाइडिंग एंड द सिक्योरिटीज दैट यू आर गिविंग टू द बैंक। यही तो है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा। एक्सेस डिमांड के केस में मतलब ऑलरेडी लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, हमें उनको लोन नहीं देना है, यही तो हम चाह रहे हैं, या लोन को कंट्रोल करना है। सो इस केस में क्या कर सकते हैं हम कि मार्जिन को अप कर दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट को अप कर दो। अगर आपने मार्जिन को अप कर दिया दैट मीन्स अर्लियर यू वर पेइंग 20,000 एक्स्ट्रा,
हो सकता है मार्जिन की इंक्रीज होने से नाउ बैंक वांट्स 50,000 या बैंक वांट्स 60,000. सो अर्लियर आपका मार्जिन सिर्फ 20,000 का था, अब आपको 60,000 और पे करने पड़ रहे. तो कहीं ना कहीं तो सोचोगे ना कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. सो इसकी इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा लोगों के लिए सोचने के लिए कि मुझे लोन लेना नहीं देना, जिसकी वजह से योर एक्सेस डिमांड विल बी कंट्रोल्ड. डेफिशिएंट डिमांड के केस में इसका रिवर्स हो जाएगा. मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप डिक्रीज कर दोगे. डैट मीन्स जितना लोन आप पहले 20 का कर रहे थे आप सिर्फ 10 का करो या 5 का करो. सो मार्जिन विल रिड्यूस एंड आपको लोन अब थोड़ा सस्ते में, आपको उतनी सिक्योरिटीज डिपॉजिट नहीं करनी होगी. सो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं और हम एक ही चीज़ तो समझ रहे हैं बार बार. बट थिंक है कि अलग अलग नाम से दे रखा है, बैंक रेट दे रखा है, रेपो रेट दे रखा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट दे रखा है, बट ultimately they all want to solve or they all want to correct the disequilibrium happening in the economy. Second is your moral suasion. Suasion has been derived from the word persuasion. Persuasion means जब आप किसी से request करते हैं, अपील करते हैं, उसे influence करते हैं. So moral suasion means now that central bank they are directly गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कमर्शियल बैंक कि आप डायरेक्टली ही मना कर दो कि मैं लोन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा या मैं लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता. सो इन केस ऑफ योर एक्सेस डिमांड, मॉरल सुएशन में क्या होगा, दैट जो लेंडिंग्स हैं आपको वो डिस्करेज करनी पड़ेंगी, आपको वो नहीं देनी पड़ेगी. इन केस ऑफ योर डेफिशिएंट डिमांड यू हैव टू इनकरेज लेंडिंग्स, आपको लोन ज़्यादा देने पड़ेंगे. सिंपल. And last is your selective credit control. Selective credit control means RBI says to commercial bank कि आप जो funds, loans जो भी provide कर रहे हो, restrict yourself to selective areas. जितने लोगों को ज़रूरत है या जो बहुत ज़्यादा important है उन्हीं को दो. ऐसे मत देने लग जाओ कि ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाए. राइट. इफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स इट, उन्हें दो, इंडस्ट्रियल को दो, बट ऐसे नहीं कि आप रेंडमली किसी को भी सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो फंड्स जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रहा है. सो दिस इज ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट. अब देखो ध्यान से, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. स्टार्ट करा था हमने ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से, उसके कॉम्पोनेंट से. देन हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ा. उसके बाद हमने रिलेशनशिप्स देखे, हमने कर्व्स को समझा, एपीसी एमपीसी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, इक्विलिब्रियम को हमने समझा एट फुल एम्प्लॉयमेंट ओवर, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को हमने समझा, मेजर्स भी हमने सारे देख लिए. अब क्या बचा है? अब सिर्फ बचा है न्यूमेरिकल. एंड बिलीव मी, वो ही बच्चे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा है. अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो आप रिवाइज करिए एंड देन इन माई नेक्स्ट वीडियो विल डू न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. उसके बाद ये चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. ओके, टिल देन गुड बाय.